Hello dear students, welcome back again for the next topic, that is arithmetic means. We will discuss about the arithmetic means. In the previous lecture we were discuss about the nth term of the arithmetic progression, sum of n terms in arithmetic progression. Let us series, that is A, capital A1, capital A2, capital A3 and so on An, and last term is B. ओके मीन्स मान लिया हमने कि ए और बी के बीच में ये इतने एन टर्म्स को हमने ले लिया। ये एक एपी सीरीज है, जस्ट सपोज दिस इज एन एपी सीरीज। तो ये a1 a2 a3 अप टू an टर्म्स जो क्या कहलाएंगे, ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन्स कहलाएगा। जैसे मान लो अगर मैं कोई भी तीन टर्म्स लेता हूं, जैसे मान लिया ए, कैपिटल ए और बी ले लिया, तो ए और बी के बीच का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए होगा। या अगर मान लो कोई फोर टर्म्स ले लेता हूं, तो ए बी और सी ले लिया, तो ए और सी के बीच का जो अरिथमेटिक मीन टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ए और कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन्स होता है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जनरेट करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, और यहाँ पे ये एन टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो कितना होगा, ये n है और ये 1 और ये 2, तो n इज इक्वल टू n प्लस 2 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म इज b, सो द फार्मूला विल बिकम एज tn इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, एज b इज इक्वल टू a इज a, n is n plus 2 minus 1, so b minus a is equal to n plus 1 into d, so into d is equal to b minus a divided by n plus 1, d is equal to b minus a divided by n plus 1। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आ जाता है कि अगर मान लेते हैं हमको n टर्म्स इंसर्ट करना है, इस किसी सीरीज में n टर्म्स को इंसर्ट करना है, तो आप इस सभी को निकालते चले जाओ, तो a1 टर्म्स जो आपका मिलेगा वो ऐसे निकल जाएगा, a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 प्लस डी लिख सकते हैं, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी लिख सकते हैं, या a प्लस 3d लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी। प्रीवियस टर्म्स में आपको डी ऐड करते जाना है और आपको सारा टर्म्स मिलता चला जाएगा। तो जितना हूं टर्म्स आपको अगर इंसर्ट करने के लिए बोला जाए यहाँ पे, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि अरिथमेटिक मीन्स में इंसर्ट करने का किस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है। तो जस्ट सपोज 5 टर्म्स को हमको इंसर्ट करना है, तो पहला टर्म से 8 और लास्ट टर्म है 26, तो 5 टर्म्स को इंसर्ट करते हैं, a1 a2 a3 a4 and a5। so here a is first term is 8, last term is 26, an is यानी n is 5, नंबर ऑफ टर्म्स a1 a2 a3 a4 an is 5। तो यहाँ पे हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने फार्मूला बताया था b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1, तो b का वैल्यू है 26 माइनस 8 डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6 यानी 3 हो जाएगा। तो d का वैल्यू आ गया 3। तो ऐसे ही a1 आपका आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी, यानी 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। ठीक है, a2 क्या आ जाएगा, a1 प्लस डी आ जाएगा, तो a1 क्या है 11 प्लस 3 यानी 14 आ जाएगा। ऐसे ही a3 हो जाएगा a2 प्लस डी, तो a2 है क्या 14 प्लस डी है 3 यानी 17 हो जाएगा। और ऐसे ही a4 जो आ जाएगा a3 प्लस डी यानी आपका आ जाएगा 17 प्लस 3 यानी 20। फिर a5 हो जाएगा a4 प्लस डी यानी 20 प्लस 3 यानी 23। अगला टर्म्स ये आपका जो लास्ट टर्म है यहाँ पे ये 6, अगर मान लो उसको मैं बोल लेता हूँ, तो a5 प्लस डी ऐड करोगे तो 26 ही आएगा, तो 23 प्लस डी यानी 26 आ जाएगा। मतलब हमने जो आंसर निकाला वो
सही आ रहा है। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, आप सभी में डी ऐड करते चले जाओगे, आपका यहाँ तक सारा सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है इंसर्शंस का, कि कोई भी सीरीज आ रहा है तो उसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर लो और उसमें आप डी निकाल लो, डी काउंट करने के बाद आप उसमें सभी में डी ऐड करते चले जाओ, आपका पूरा सीरीज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंसर्शन अरिथमेटिक मीन्स की बात कर रहा था। अरिथमेटिक मीन्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली अब हम लोग बात करते हैं, जब दो टर्म्स हम लोग अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर तीन टर्म्स दिया रहता है, हमने डेफिनेशन आपको बताया था अरिथमेटिक मीन्स का, जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम होता है किसी भी अरिथमेटिक मीन्स में। तो हमने क्या किया, यहाँ का कॉमन डिफरेंस निकाले, लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म्स इज इक्वल टू, अगर कि एपी में है तो बी माइनस ए भी इक्वल आएगा बी माइनस कैपिटल ए। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको उधर लेके गए और कैपिटल ए को एक साइड में लगाया, तो ये ए प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए, यानी यहाँ हो जाएगा 2a, तो a प्लस बी यानी कैपिटल A इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये अरिथमेटिक मीन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं फॉर द थ्री टर्म्स इफ स्मॉल a, कैपिटल A एंड स्मॉल b आर इन AP, देन द फार्मूला फॉर AM will be कैपिटल A is equal to A plus B by 2। ठीक है, ये नेसेसरी है कि ये AP में होना चाहिए। ठीक है, AP में होना चाहिए, अगर AP में नहीं है तो फिर ये AM निकल के नहीं आएगा। बात करते हैं कि एक नोट करके आप इस पॉइंट को लिख सकते हो कि ये नोट करके एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक नोट करके मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसमें आपका लिखा हुआ है कि AM ऑफ n terms will be equal to n times of AM between two terms। तो ये फार्मूला क्या आपका आता है, let A1 A2 A3 and so on AN are in AP। तो हमको क्या निकालना है, इंसर्ट करना है दो टर्म्स के बीच में, ये AM क्या निकल के आएगा। तो चलो मैंने मान लिया A1 A2 A3, इनके बीच में A और B के बीच में हमने n टर्म्स को इंसर्ट कर दिया, तो इसका AM निकालना है जो कि इक्वल होना चाहिए ऐसा। हमने पिछले लेक्चर में आपको एक तरीका बताया था कि जैसे मान लो अगर A1 प्लस AN है तो वो क्या आएगा, A2 प्लस AN माइनस 1 के इक्वल आएगा, और यही A3 प्लस AN माइनस 2 के इक्वल आएगा। सारे सीरीज में ये केस है, पहला टर्म्स और लास्ट टर्म का जो सम आएगा सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड टर्म्स के सम के इक्वल आता है। तो अगर मान लो मैं इस सीरीज का सम निकालूं, ठीक है, इस सीरीज का सम निकालूं तो क्या आएगा, अच्छा सॉरी, इस सीरीज के लिए अगर मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू A1 प्लस AN आएगा और A2 प्लस AN माइनस 1 आएगा एंड सो ऑन, बहुत सारा टर्म्स हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको एक फार्मूला मिल गया इस सीरीज के लिए, अगर ये AP में है क्योंकि ये इंसर्ट करना है और ये AP में ऑलरेडी है, तो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो A1 प्लस AN के इक्वल आएगा, A2 प्लस AN माइनस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलो हमने मान लिया, अब इस इक्वेशन का यूज करते हैं। हमारा ये जो सीरीज था वो क्या था, A1 था, A2 था, A3 था एंड सो ऑन AN था। तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, n टर्म्स है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, A1 प्लस Tn, तो Tn और An को हमने ऐड कर लिया। अच्छा यहाँ पे आप देखो A1 प्लस An का जो वैल्यू है किसके इक्वल है, A प्लस बी की, तो हमने पुट कर लिया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि A1 प्लस An A प्लस बी के इक्वल है। तो यही जो वैल्यू आपका आ जाता है वो क्या आ जाता है, A प्लस बी डिवाइड बाई 2, और यही कहलाता है n टाइम्स ऑफ AM बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो ये जो फार्मूला निकल के आता है n इंटू AM बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ n AMs are inserted between 2 and 38, then the sum of the resulting series is obtained as 200, then find the value of n।
ठीक है, तो अभी हमने एक फार्मूला लिखा था a1 प्लस, पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं। 2a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an प्लस 38 इज इक्वल टू गिवन एज 200। सो a1 plus a2 plus a3 and so on an is equal to 2 plus 38 will be 40. So 200 minus 40 is equal to 160. ओके, तो हमने अभी एक फार्मूला लिखा था a1 plus a2 plus a3 and so on an is equal to n times of am between a and b, between a and b. So you will get as n into am. Am is a plus b by 2. Sum is given as 160. Am plus a2 plus a3, an is found as 160. So a and b is 2 plus 38. n into 2 plus 38 यानी 40 divided by 2, that is n into 20. So 160 is equal to n into 20. You will get as 160 divided by 20. So you will get n as 8. तो n क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, n का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आप जनरल मेथड से भी करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पहले आप डी निकालो, फिर सारी सीरीज को निकालो, एन टर्म्स निकालो, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 38 कब आएगा। तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर मान लो उस तरीके से निकालोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे देखिए, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपका अरिथमेटिक मीन्स का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका क्या होता है, जैसे मान लिया कोई सीरीज दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म मान लो a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन an दिया हुआ है। तो इसका डेफिनेशन ये रहता है कि जो कॉमन रेशियो आता है यानी सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म जो आएगा वो r आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, उसी हिसाब से इसको डिजाइन कर लेते हैं, a r स्क्वायर a r क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा a r टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अब इस सीरीज में कुछ कंडीशंस हैं, ये आपको ध्यान देना है कि जो पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स यानी सेकेंड टर्म्स डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म में जो आपका आता है वो r आता है, वो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो। और इसमें nth टर्म का जो वैल्यू आता है, nth टर्म वो क्या आता है, a r टू द पावर n माइनस 1 आता है। इसमें आपको n क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म and tn is the last term or nth term, last term या nth term। ठीक है, इसमें आपको एक नोट करने वाली चीज ये है कि जो जीपी होता है, सीरीज जो जीपी होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है कि जब भी r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, पहला पॉइंट ऐसे समझ सकते हो, r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो जीपी आएगा वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेकेंड टर्म्स में अगर r का वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव कह सकते हो, यहाँ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आ रहा है तो जो जीपी आएगा वो ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना तो डिक्रीजिंग होगा, neither increasing nor decreasing। इसमें से कुछ भी हो सकता है, वो नहीं पता, मतलब इंक्रीजिंग भी नहीं होगा, डिक्रीजिंग वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। थर्ड कंडीशन आपका आता है, थर्ड कंडीशन में आपका आता है, अगर मान लो a का वैल्यू 0 से बड़ा है और r का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये सीरीज आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। फोर्थ कंडीशन में आपका आएगा अगर a का वैल्यू बड़ा है और r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, r का वैल्यू 0 और
1 के बीच में लाई करेगा तो r क्या है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे जो पावर है इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, छोटा बनता जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे r का वैल्यू घटता जाएगा। तो फिर ऐसे केस में हमारा क्या आ जाएगा, ये जो सीरीज आएगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन जो आती है, अगर मान लेते हैं a का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, a का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और r का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सीरीज आएगा वो नेगेटिव में बड़ा होता जाएगा। तो नेगेटिव में बड़ा होता जाएगा मतलब डिक्रीजिंग होता जाएगा। और लास्ट जो कंडीशन आती है, अगर a का वैल्यू 0 से छोटा है और r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो फिर ये क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग होता जाएगा। नेगेटिव में क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो नेगेटिव में छोटा होता जाएगा मतलब वैल्यू, जैसे मान लो r का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है, तो 1 से छोटा आ रहा है मतलब मान लेते हैं a का वैल्यू नेगेटिव -1/2 है और -1/4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 की तरफ आता जा रहा है, 0 की तरफ आ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, इधर से इधर की तरफ चलने पर ये इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे मान लो ये -0.5 है, -0.25 है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ऐसे ही क्या होता जाएगा, ये इंक्रीजिंग होता जाएगा। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इंक्रीजिंग होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो इस तरीके से आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप बस वैल्यू रख लो और आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अब जो सीरीज आती है nth टर्म का, ये फार्मूला अभी हमने आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की, सम ऑफ n टर्म्स। उसके बाद हम लोग बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे मान लिया Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसी सीरीज को, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इसी सीरीज में हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, r टाइम्स ऑफ Sn, तो ये बन जाएगा ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर टू द पावर n है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा Sn माइनस R इंटू Sn। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो ये सारा टर्म्स किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 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 इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा और यहाँ पे टर्म्स बचेगा ये वाला, क्योंकि ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा ए आर टू द पावर n। यहाँ से हमने Sn को कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n। यानी Sn का जो वैल्यू आएगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक। ये स्टैंडर्ड फार्मूला आता है। अब इसमें हम क्या कंडीशन लिखते हैं, नोट करके आप ऐसे लिख सकते हो कि जब r का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तो वो इंक्रीजिंग आएगा। कई जगह बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि Sn इज इक्वल टू, जैसे मान लो a इंटू 1 माइनस आर तो n डिवाइड बाई 1 माइनस आर है, तो ये r का वैल्यू 1 से छोटा के लिए होता है। और Sn का वैल्यू अगर मान लो r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो हम लोग माइनस कॉमन लेकर के ऐसे बना सकते हैं r ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। चलिए क्या क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में, दिया हुआ है फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, तो a3 प्लस a5 इज 90, ठीक है। a3 क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा और a5 क्या आ जाएगा, ए आर टू पावर 4 यानी 90 हो जाएगा यहाँ से। तो फाइंड आउट को करना है, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द सीरीज, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, a आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 गिवन है, तो a हो जाएगा 1 यानी आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 90, यानी आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक सीरीज बन गया बाई क्वाड्रेटिक में। तो बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं कुछ देर के लिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 10
और यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा यहाँ भी x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 आ जाएगा और क्या आ जाएगा x माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा -10 और x का वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक, यानी x का वैल्यू क्या r स्क्वायर, यही क्या है x क्या है r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का वैल्यू आया -10 और r स्क्वायर का वैल्यू आया 9। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकता, मतलब r का वैल्यू क्या आएगा +-3 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो हमको पता चल गया। जब कॉमन रेशियो पता चल गया तो सीरीज हम बना सकते हैं। सीरीज क्या है ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो ऑन ar टू द पावर n-1 ऐसे बना लो। तो ar पहला सीरीज जो आपका आएगा ऐसे आएगा फर्स्ट, और फिर ar पहले r को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो पहला सीरीज आपका आ जाएगा 3 9 27 एंड सो ऑन। दूसरा जो सीरीज आएगा जब हम r को नेगेटिव लेके चलते हैं तो क्या आएगा 1 -1/3 +1/9 -1/27 और +1/81। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सीरीज बन के आ गया। और ये अच्छा, हमने अभी आपको ये बताया था पिछले जब नोट करके लिखाया था कि जब r का वैल्यू नेगेटिव आएगा और r का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जब r का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग आ रहा है, और यहाँ पे नॉट तो इंक्रीजिंग और नॉट तो डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब ये नहीं कि वो सीरीज नहीं बनेगा, सीरीज बनेगा लेकिन वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की अगर बात किया जाएगा तो उसमें से कोई नहीं होगा, ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये सीरीज में इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि r का वैल्यू निकालिए या सीरीज फाइंड आउट करिए और फॉर्मेशन करके बताइए कि क्या आपका होगा। तो चलिए हम अगर मान लो ए बी सी डी जीपी में है तो इसका मतलब ए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, बी को हमने मान लिया, ए आर मान लेते हैं, सी को ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। ए बी है ए आर प्लस बी है ए आर और सी है ए आर स्क्वायर प्लस सी है ए आर स्क्वायर और डी है ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। सभी जगह हमको ए स्क्वायर तो दिख ही रहा है, तो ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है तो ए टू द पावर 4 जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा आर प्लस आर क्यूब प्लस आर टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। चलो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, मान लो इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का वैल्यू होगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। ऐसे ही बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर के पावर 4 हो जाएगा और डी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर आर टू द पावर 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, और यहाँ से भी ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस आर टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या बन जाएगा ए की पावर 4 बन जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं आर को कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर वहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर मान लो यहाँ से कॉमन लेंगे, ये आर स्क्वायर है तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। मैनेज के मतलब आर को बाहर निकाल लेते हैं तो आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आर बाहर निकालेंगे तो पावर में 2 है और बाहर वही आएगा, और यहाँ पे भी आप देखो ये a के पावर 4 ऑलरेडी है तो यहाँ से बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज इफ any GP lets if A1, A2, A3 and so on
are in GP, then property number 1 is you can multiply or divide by a non-zero number like a1k, a2k, a3k, ank will also in GP, and if you divide by a non-zero number a2k divided by a2 divided by k, a3 divided by k, an divided by k will also in GP except k is not equal to 0. Second, and second property for the GP is if a1, a2, a3 and so on an are in GP and b1, b2, b3, bn are in GP, then a1 divided by b1, a2 divided by b2, a3 divided by b3 and an divided by bn is also in GP. If x1, x2, x3 and xn are positive terms for a GP, log x1, log x2 and so on log xn are in AP. इसको आपको ध्यान रखना है, ये AP में होगा। जब आप log लोगे तो क्या बन जाएगा, AP में बन जाएगा, GP नहीं होगा। या अगर ये AP में है तो ये x1, x2, x3, xn क्या हो जाएगा, GP में कहलाएगा। ये AP में नहीं होगा। जब log ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, AP में बन जाएगा। GP में कोई भी सीरीज अगर पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव ही ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी लॉग का जो टर्म्स आता है ये नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स फॉर अ जीपी देन log x1, log x2, log xn आर इन AP में ही हो सकता है। ठीक है। फोर्थ और लास्ट जो प्रॉपर्टीज आपका है, किसी भी जीपी के लिए अगर मैं 3 टर्म्स लूंगा तो वो a डिवाइड बाई आर, a और a आर लेंगे, पहला चीज। अगर फॉर 3 टर्म्स, यहाँ पे आप लिख लो फॉर 3 टर्म्स, ठीक है। अगर 4 टर्म्स के लिए हमको अगर लेना है तो वो हम लोग लेंगे, 4 टर्म्स के लिए लेंगे तो a डिवाइड बाई आर क्यूब, a डिवाइड बाई आर, फिर a आर और a आर क्यूब, ये फॉर 4 टर्म्स। ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर 5 टर्म्स के लिए लेना है तो 5 टर्म्स के लिए आपका आ जाता है a डिवाइड बाई आर स्क्वायर, a डिवाइड बाई आर, a आर स्क्वायर फॉर 5 टर्म्स। जैसे हमने उसमें लिया था, एपी में लिया था a प्लस डी, a माइनस डी, ऐसे ही हमारा 3 टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स के लिए जब भी हमको कहीं जरूरत पड़ता है तो हम इन टर्म्स का यूज करेंगे, 3 टर्म्स के लिए, 4 टर्म्स के लिए, 5 टर्म्स के लिए। ठीक है। एक खास बात क्या होती है यहाँ पे कि जब भी हम 3 टर्म्स या 5 टर्म्स के लिए लेते हैं तो उसमें जो कॉमन रेशियो आता है वो r या उसमें r आता है, और जब भी 4 यानी इवन टर्म्स के लिए लेते हैं तो उसमें जो कॉमन रेशियो आता है वो r स्क्वायर आता है। ठीक है। इसको आप ध्यान रख सकते हो, उसी से आपका सीरीज बन जाएगा। जो कॉमन रेशियो आएगा यहाँ पे देखो आप r स्क्वायर आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, r आता है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो बोर्ड लेवल से लेकर के पीईटी, पीएटी, नीट, एडवांस वगैरह के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 216। तो 3 नंबर्स की जब भी हमने अभी बताया कि अगर 3 नंबर्स की बात किया जाए तो वो कौन कौन से लेंगे, a डिवाइड बाई आर, a और a आर लेंगे। तो इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है।
इसके बाद सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर इज 156, यानी a डिवाइड बाई r इंटू ए प्लस a इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए डिवाइड बाई आर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 156। ठीक, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो a क्यूब क्या आ जाएगा 216 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यहां देखते हैं अब यहां देखते हैं तो a स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 156। तो एक काम करते हैं हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बन जाएगा आपका ये r है 1 डिवाइड बाई आर प्लस 1 का जो वैल्यू आएगा 156 हो जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा यहाँ से रखेंगे तो आपका आ जाएगा r 1 डिवाइड बाई आर प्लस 1 जो आ जाएगा वो आएगा 156 डिवाइड बाई 36, डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 6 गुना के 12 6 6 के 36 यानी 13/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 13r। इसको इधर लाएंगे तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -9r माइनस r और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3r कॉमन लेते हैं तो r माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ r माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो r माइनस 3 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आएगा 3 और r का वैल्यू आ जाएगा 1/3। ये दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे। r का वैल्यू हमसे क्या पूछा गया था ना, इफ द देन फाइंड नंबर्स। नंबर्स क्या आएंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नंबर्स हमारा जो आएगा इसको मैं हटा देता हूँ। हमने नंबर्स क्या क्या माना था, a डिवाइड बाई r a और a r माना था, तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए नंबर्स जो आएंगे a हमारा जो था वो आया था 6 आया था, तो पहले हम यहाँ पे r के वैल्यू को 3 लेके चलते हैं। जब r 3 होगा तो क्या आएगा, तो 6/3 6 और 6 इंटू 3 यानी 2 6 और 6 इंटू 3 18 आएगा, तो 2 6 और 18 आएगा। जब r का वैल्यू 1/3 लेके चलेंगे तो क्या आएगा, तो r का वैल्यू 1/3 लेके चलेंगे तो आ जाएगा 18 6 और 2 आ जाएगा। तो ये आपका दो सीरीज बन के आएगा जब r का वैल्यू 3 लोगे और r का वैल्यू 2 6 और 18 ऐसे निकल के आ जाएगा। SN is 189। तो हमको n फाइंड आउट करने बोला जा रहा है, तो पहले हम फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, SN का वैल्यू दिया है, तो Tn is equal to AR to the power n-1 का यूज करके इसका यूज करते हैं। तो Tn दिया हुआ है 96, A दिया हुआ है 3 और R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आगे नहीं दिया, कॉमन रेशियो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। R to the power n-1, तो ये हो जाएगा। आप डिवाइड करोगे तो 32 हो जाएगा यहाँ पे। 32 इज इक्वल टू r to the power n-1। ठीक है, चलो मान लो हमने इक्वेशन बना ली। अब Sn दिया हुआ है तो Sn का यूज करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AR to the power n-1 डिवाइड बाई r-1। Sn का वैल्यू गिवन है 189, A का वैल्यू है 3, R to the power n-1 डिवाइड बाई r-1। यहाँ से एक चीज है हम लोग कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, 32 इज इक्वल टू R to the power n इंटू R to the power -1 कर सकते हैं, या इसी को R to the power n डिवाइडेड बाई R कर सकते हैं। तो R to the power n का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 32R हो जाएगा यहाँ से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ रहा है। चलो 189 इज इक्वल टू 3 इंटू R to the power n का वैल्यू है 32R -1 डिवाइडेड बाई r-1। अब क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63R -63 इज इक्वल टू 32R -1।
इसको इधर लाएंगे तो 63r माइनस 32r कितना हो जाएगा, 31r हो जाएगा, और इधर 63 माइनस 1 यानी 62 हो जाएगा। तो r का वैल्यू 2 यहाँ से मिल गया। जब r का वैल्यू 2 मिल गया तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू निकालना है, इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो 2 के पावर n इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, यानी 2 के पावर, तो 2 के पावर 6 जो आएगा वो 64 के इक्वल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड या थर्ड था। जैसे मान लिया हमने दे दिया 0.6 प्लस या चलो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 6666 एंड सो ऑन एंड टर्म्स तक। ठीक, ये इसी में ये वाला क्वेश्चन आपको सिर्फ 6 के टर्म्स में ही नहीं, वो किसी भी टर्म्स में पूछा जा सकता है। 0.6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, पहले 6 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 1 1 बनाते हैं, पहले 1 1 के टर्म्स में इसको बनाते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1101 अप टू n टर्म्स तक। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 प्लस 99 हमने 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। सभी क्वेश्चन के करने का यही पैटर्न है n टर्म्स तक, 6/9। अब हमने क्या किया, 9 को हमने 10-1 लिख दिया। ठीक, इसको हमने क्या कर लिया, 10 का स्क्वायर यानी 100-1 लिख दिया। इसको 1000 का स्क्वायर 1000 - 1 यानी 10 का क्यूब -1 कर दिया। ऐसे ही 10 के पावर 4 -1 कर दिया एंड सो ऑन एंड टर्म्स तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6/9। अब हमने क्या कर लिया, सारे 10 वाले टर्म्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया, 10 क्यूब 10 के पावर 4 अप टू n टर्म्स तक, और माइनस सभी में n टर्म्स तक ऐड हो रहा है तो माइनस n हो जाएगा। 1 ऐड n टाइम्स को तक ऐड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, n आ जाता है। अब हमने क्या किया, इस सीरीज को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब कि वह की कौन सी सीरीज है, जीपी में दिख रहा है n टर्म्स तक, जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 10 दिख रहा है, कॉमन इससे भी 10 है, और नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो फार्मूला अभी हमने बताया था Sn इज इक्वल टू ar टू द पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। पुट कर दो, इसी फार्मूले में रख दो। तो 10 a है 10, कॉमन रेशियो है 10 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 10-1। ठीक है, ये सीरीज का एडिशन हो गया 10-1। ठीक, और माइनस n, ये 1 वाले टर्म्स का एडिशन है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6/9 और 10 अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसे भी। अब डिपेंड करता है कि आंसर आपका किस पैटर्न में दिया हुआ है। 10/9 हो जाएगा और 10 टू द पावर n-1 और -n, ये आपका आंसर है। और अगर हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो ये पैटर्न कुछ अलग दिया हुआ हो सकता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके दे दिया हो। अंदर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो मानो 6 × 10 60 हो जाएगा, और 9 × 9 81 हो जाएगा। 10 टू द पावर n-1, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6n डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है आंसर दिया हो, या इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। लेकिन हमारा पैटर्न सॉल्व करने का, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या है। जैसे मान लो हमने 7 + 77 एंड 777 दे दिया एंड सो ऑन एंड टर्म्स तक। ठीक है, इस सीरीज का हमको आपको सम करके बताइएगा। बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो आप पूछ भी सकते हैं। इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप नहीं बना सकते। क्वेश्चन दिया हुआ, इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x plus y is equal to fx into fy for all x and y belonging to n such that f1 is equal to 3 and x is equal to 1 to n fx is equal to summation of x is equal to 1 to n fx is equal to 120 दिया हुआ। वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करने बोला जा रहा है। चलिए एक सीरीज बनाते हैं, देखते हैं इसका क्या वैल्यू आएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ, पहले हम इसको लिखते हैं। जो इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है तो f1 + f2 + f3 x = 1 से लेकर के n तक का जो सम आएगा
वो क्या दिया हुआ है हमको 120 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या गिवन है, f1 का वैल्यू दिया हुआ है 3। इसका यूज करके हमको क्या करना है, सीरीज बनाना है, इसका सम निकालना है और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, जो हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है इसका यूज करते हैं, fx इंटू fy दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, लेट, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो और जगह भी पूछा जाता है काफी सारा, जैसे फंक्शन वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो उसमें आपको मिलेगा। तो उसमें भी इस तरीके से ही किया जाता है। जैसे मान लिया हमने क्या किया, x का वैल्यू अपनी तरफ से ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, और ये बन जाएगा f1 इंटू f1, f1 इंटू f1, f1 इंटू f1 यानी f1 का स्क्वायर। अच्छा f1 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, जब f2 का वैल्यू पता चल गया तो f3 का भी वैल्यू ले लेते हैं। f3 कैसे निकलेगा, चलो मान लिया हमने x इज इक्वल टू 1 ले लिया और y का वैल्यू 2 ले लिया, तो 3 बन जाएगा, तो f3 हो जाएगा यहाँ पे। तो f1 इंटू यहाँ पे मान लो x का वैल्यू 1 लिया है और y का वैल्यू 2 लिया है, तो f2 हो जाएगा। तो 1 है तो 3 और 2 कितना है, f2 का वैल्यू अभी हमने निकाला है, ये जाएगा 9, यानी 3 का क्यूब कह सकते हैं, ये 3 स्क्वायर कर लो। और ऐसे ही f4 अगर मान लो हम निकालते हैं तो f2 इंटू f2 हो जाएगा, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, चलो तो f2 इंटू f2 हो जाएगा। तो f2 का वैल्यू क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर यानी 3 की पावर 4। ऐसे ही f5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो f1 इंटू f4 ले लेते हैं, 1 इंटू f4 तब भी f5 आएगा। तो f1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अभी हमने निकाला था, f1 का वैल्यू है 3 और f4 का वैल्यू क्या है, 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर 5। तो ये आपको पता चल गया कि सीरीज क्या आ गई। तो सीरीज में आपको जैसे मान लो ये जो सम दिया हुआ है, सीरीज क्या है, f1 है 3, ये है 3 स्क्वायर, f2 है 3 स्क्वायर, f3 है 3 क्यूब, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन n टर्म्स तक का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो 120 आएगा। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हमको सीरीज पता चल गया, तो सीरीज पता चल गया, n टर्म्स तक जो सम आ रहा है वो 120 आ रहा है। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको सबको हमने हटा दिया। अब हटा दिया तो इसमें क्या दिख रहा है, a का वैल्यू है 3, r का वैल्यू भी है 3, n टर्म्स तक फाइंड आउट करना है, sn का वैल्यू है 120। पुट कर लो, sn इज इक्वल टू a r टू द पावर n minus 1 divided by r minus 1। sn है 120, a है 3, r is given 3 to the power n minus 1 divided by 3 minus 1। तो ये हो जाएगा 120 into 2, 3 minus 1 2 हो जाएगा, divided by 3 भी कर लेते हैं, तो ये 3 के पावर n minus 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40 into 2 हो जाएगा 80 is equal to 3 to the power n minus 1, यानी 380 plus 80 प्लस ये इधर आएगा तो हो जाएगा 81 और 3 की पावर n, यानी 81 हो जाएगा। 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n, इसको 3 की पावर 4 आ जाएगा, 81 को 3 की पावर 4 लिख लेते हैं और ये जाएगा 3 की पावर n, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका वीडियो नंबर 4 है और इसमें हमने आपको जीपी के सम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करा दिया। उसमें भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए इन द केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको एक सजेशन लास्ट में यही दूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कोशिश करिए कि वीडियो को डाउनलोड करके देखिए, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।